फिल्म की शुरुआत पंजाब के रहने वाले जसकृत के परिचय से होती है। उसके परिवार में हर किसी ने फौज में सेवा दी है, उसके दादा और उसके पिता ने भी। हम देखते हैं कि उसकी 2 बहनें हैं और वो उन दोनों के साथ एक पारिवारिक फोटो खिंचवाता है। फिर वहाँ से दृश्य बदलता है, हमें जनवरी 2000 का समय दिखाया जाता है और हम पंजाब देखते हैं जहां हमारी मुलाकात पिंडा और जसकृत से होती है। वे दोनों आतिफ अहमद के यहाँ गए थे, जहां से वे पिंडा के परिवार वालों के लिए कुछ सामान लेते हैं। पिंडा विभिन्न नशीले पदार्थों का ऑर्डर देता है, जो उसके पिता का व्यवसाय है। पिंडा कुछ बंदूकों की भी मांग करता है, जिस पर आतिफ पूछता है कि तुम्हें बंदूकों की क्या जरूरत है। तब वो समझाता है कि बहुत से लोग सामान तो ले लेते हैं पर पैसे नहीं देते। पापा ने उसे आतिफ भाई से उन्हें डराने के लिए कुछ मांगने को कहा था, इसलिए उसने एक AK-47 के साथ बहुत सारे ग्रेनेड और ऐसी ही चीजें मांगी थी। आतिफ ये सब उसे सौंप देता है। फिर हम देखते हैं कि वे लोग ट्रेन पकड़कर पठानकोट पहुंचते हैं। पठानकोट पहुंचने के बाद वे अपने गांव की ओर बढ़ते हैं। जसकृत के घर से 2 गली पहले हमें एक घर दिखता है जो बहुत अच्छी तरह सजा हुआ था और वहाँ लाइटिंग वगैरह लगी थी। वहाँ हम देखते हैं कि पिंडा जसकृत से कहता है कि ये करना जोखिम भरा है। तब जसकृत कहता है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है दोस्त। तब उसका दोस्त कहता है कि तुम मेरे सेना के साथी हो, इसलिए याद रखना कि तुम कौन हो। जसकृत सहमति जताता है और उससे कहता है कि तुम मेरे सेना के भाई हो और हमेशा रहोगे। फिर जसकृत अपने दोस्त को वहाँ से जाने के लिए कहता है। दोनों की आंखों में आंसू थे। फिर हमें जसकृत दिखाया जाता है, वो बैग खोलता है और हथियार निकालता है, साथ ही वो बंदूक लोड करता है और अपने पास कई ग्रेनेड और बंदूकें रखता है। फिर वो उस घर के अंदर एंट्री करता है। एक एक करके वह सबको मारना शुरू कर देता है। वो सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, उसकी बहन कहाँ है, लेकिन जो भी उसके सवाल का जवाब नहीं देता वो उन्हें एक एक करके गोली मार देता है, इतनी बेरहमी से कि आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ से हमें पता चलता है कि इन लोगों ने जसप्रीत की बहन का अपहरण किया है। जसप्रीत अब अपनी बहन की तलाश कर रहा है, वहाँ सबको मार देता है और वहाँ पूरी तरह तबाही मचा देता है। वह 15 लोगों को पूरी तरह खत्म कर देता है। अंत में उसे अपनी बहन के बारे में पता चलता है और अपनी बहन को देखकर वो सदमे में चला जाता है। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, बस उसके चेहरे पर पसीना था। वह अपनी बहन को पकड़ता है और खुद को सरेंडर कर देता है। जमीन के एक टुकड़े को लेकर उन दोनों के बीच विवाद था। जसकृत के पिता एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, उन्हें मारकर लटका दिया गया था और उनकी 2 बेटियों के साथ जबरदस्ती की गई थी। एक बेटी मार दी गई और दूसरी का अपहरण कर लिया गया। इस वजह से एक भाई ने वही किया जो उसे सही लगा, लेकिन हमारा भारतीय कानून भावनाओं पर काम नहीं करता। विपक्ष का एकमात्र तर्क ये था कि अगर कुछ भी होता तो आपको कानून पर भरोसा करना चाहिए था। जसकृत की मां ने विधायक के खिलाफ कई बार केस दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन कोई केस दर्ज नहीं हुआ। जसकृत उस समय आर्मी कैंप में अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। वो कैंप छोड़कर वापस आ गया था। जसकृत को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन जसकृत के वकील का कहना है कि हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। लेकिन जसकृत आखिरी बार अपने परिवार के सदस्यों से विदा लेता है और अपने दोस्त पिंडा से कहता है कि मेरी बहन का ख्याल रखना, तुम उससे शादी करोगे ना? और पिंडा हाँ कहता है, क्योंकि उन दोनों के बीच पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। फिर वहाँ से सीन बदलता है और साल 2002 दिखाया जाता है, जहाँ जसकृत को एक जेल से सेंट्रल जेल में ट्रांसफर किया जा रहा है। रास्ते में ही हम देखते हैं कि पुलिस के काफिले पर हमला होता है। बाहर से कई लोग आते हैं, फायरिंग शुरू करते हैं और जसकृत को अगवा कर लेते हैं। फिर वही सीन आता है जहाँ हम देखते हैं कि अजय सान्याल पहली बार जसकृत से मिलते हैं और जसकृत भी उन्हें पहचान लेता है। जसकृत अजय सर से पूछता है कि आपको मुझसे क्या काम है? अब आप जो भी कहेंगे सर, मैं वही करूंगा। अजय सर तब कहते हैं कि तुम्हें हमारे देश के लिए काम करना होगा, लेकिन जसकृत का देश से भरोसा पहले ही उठ चुका था। वो कहता है, सर मेरे पापा, मेरे दादा सब सेना में थे। सिस्टम ने मेरे लिए क्या किया है सर? मैं इस सिस्टम को क्यों बचाऊं? मेरी 2 बहनों के साथ गलत हुआ, मेरे पिता को फांसी दे दी गई, मेरी एक बहन की हत्या कर दी गई और अब आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं इसी सिस्टम की रक्षा करूं। तभी अजय सान्याल उसे बताते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा मकसद, ऐसा ईंधन दूंगा कि तुम इस देश के लिए जीने और मरने को तैयार हो जाओगे। मैं तुम्हारी जिंदगी को बेकार नहीं जाने दूंगा। एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है। फिर हमें 2004 की समय रेखा दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि IB ऑफिस से एक कॉल किया जाता है। अजय सान्याल ने खुद जसकृत के परिवार को किया है। एक SBI एजेंट बनकर वह उन्हें सूचित करता है कि हर महीने आपको मिलने वाली पेंशन के पैसे इस बार खाते में आए हैं या नहीं। उसकी माँ जवाब देती है कि हाँ, मेरे खाते में आ गए हैं। ये सब जसकृत सुन रहा था जो वहीं बैठा था। फिर जसकृत को बताया जाता है कि तुम्हें काफिले से उठा लिया गया है और ये मान लिया गया है कि तुम मर चुके हो। मैंने उच्च अधिकारियों से बात की है और हमने तुम्हारी माँ की पेंशन शुरू कर दी है। हर महीने उन्हें 10,000 रुपए दिए जाएंगे। जसकृत अब पूरी तरह आश्वस्त था और जाने के लिए तैयार था। वहाँ से जसकृत अफगानिस्तान के लिए रवाना होता है। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर वो एक कमरे में जाता है। वह वहाँ इंतजार करता है। पाकिस्तान जाने के लिए अपना पूरा हुलिया बदल लेता है और अपनी पारिवारिक तस्वीर जला देता है। आज जसप्रीत सिंह मर गया है,
और आज हमजा अली मजारी का जन्म हुआ है। ये सारी कहानी वर्तमान समय में हमजा द्वारा आलम भाई को सुनाई जा रही थी। यानी रहमान डकैत की मौत के बाद हमजा ये सब सुना रहा था, जहाँ वह कहता है, मैंने सोचा था कि मैं कुछ समय वहाँ रुकूंगा और फिर अपनी माँ और बहन के पास लौट आऊंगा, लेकिन आज तो लौटने का रास्ता भी खत्म हो गया है। मैं इन काफिरों को मारने के बाद ही अपने देश लौटूंगा, चाहे मुझे इनके बीच भेड़िए के भेष में कब तक ही क्यों न रहना पड़े। मैं अपने देश के लिए कुछ भी करूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरे लियारी में एक घातक खेल खेला जा रहा है। एक तरफ अरशद पप्पू ने खुद को राजा समझना शुरू कर दिया है, वह लियारी पर कब्जा करना चाहता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उजैर के दिमाग में खून सवार है, क्योंकि वो एसपी को मारना चाहता है। साथ ही वह लियारी भी चाहता था। वो हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं एसपी को खत्म कर दूंगा। हमजा उसे समझाता है कि तुम कभी भी सीधे एसपी पर हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन तुम्हारे भाई को मारने वाला अरशद पप्पू था और कोई नहीं, क्योंकि अरशद पप्पू के गैंग में रिजवान था जो हमजा के साथ काम कर रहा था। वह उसे फोन करता है और रिजवान खुलासा करता है कि हाँ, उजैर भाई पप्पू भाई ने ही एसपी को आपके भाई की खबर दी थी। तो हमजा उजैर से कहता है कि अब तुम जानते हो कि तुम्हें सबसे पहले किसे खत्म करना है। एसपी तो सिर्फ एक हाथ है, उसके हाथ में चाकू देने वाला अरशद पप्पू है। इसलिए अभी तुम्हारा मुख्य उद्देश्य अरशद पप्पू को मारना और अपने भाई की गद्दी पर बैठना है। फिर क्या था, यहाँ से खूनी खेल शुरू होता है और हमजा अपने खौफनाक दिमाग का इस्तेमाल करता है। एक अन्य स्थान पर हम मेजर इकबाल को देखते हैं, जो एसपी से पूछता है कि उसने रहमान को क्यों मरवाया। एसपी कहता है कि उसने जरवारी साहब के भाई की जमीन पर कब्जा कर लिया था। जरवारी साहब ने उसे समझाने के लिए फोन भी किया था और उसे गाली भी दी थी। इस वजह से उसका दिमाग इतना खराब हुआ कि उसने जरवारी साहब के भाई को अगवा कर लिया, उसे मार दिया और उसकी लाश उसी जमीन पर फेंक दी। इसीलिए जरवारी साहब के आदेश पर मुझे रहमान डकैत को मारना पड़ा, लेकिन मेरी उससे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। लेकिन मेजर इकबाल उसे चेतावनी देता है कि इस बार बिना मुझे बताए ऐसा कोई कदम मत उठाना, वरना अगली बार तुम्हारे लिए चीजें ठीक नहीं होंगी। लियारी में इतनी भारी तबाही मचाई जाती है कि अरशद पप्पू को बाहर आना पड़ता है। वो जमील जमाली से मदद मांगता है, जो मदद के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि तुम मेरी दूध की फैक्ट्री में आओ और मेरी मवेशी ले जाने वाली गाड़ी में आओ, तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा। और जब वो फैक्ट्री पहुंचता है तो वहाँ उसका इंतजार कौन कर रहा था? उजैर और हमजा वहाँ अरशद पप्पू का इंतजार कर रहे थे। वे उसे अधमरा होने तक पीटते हैं, फिर वे उसे लियारी के मोहल्ले में घसीटते हैं और उसके कटे हुए सिर से फुटबॉल खेलते हैं। इस भयानक दृश्य को देखकर सबके दिलों में दहशत बैठ जाती है। हमजा अपने फोन से वीडियो बनाता है और तुरंत जरवारी साहब को भेज देता है। फुटेज देखकर जरवारी साहब जमाली पर भड़क जाते हैं और कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो? हम लियारी में शांति लाना चाहते थे, यही पाप पार्टी का पूरा उद्देश्य था, लेकिन ये तुम कर रहे हो। वो एसपी से भी स्थिति के बारे में सवाल करते हैं। वे कटे हुए सिर से फुटबॉल खेल रहे हैं, ये सब कैसे चल सकता है? एसपी एक समाधान देता है। कुछ कॉलेजों का इस्तेमाल बलोच बच्चों को उठाने के लिए किया जा रहा है, उन्हें मार दिया जाता है और फिर दावा किया जाता है कि उन्होंने न्याय किया है, ये लोग ये सब कर रहे थे। और जवारी साहब, उजैर का क्या किया जाए? जवारी साहब भी आदेश देते हैं कि उजैर को मार दिया जाए। हालांकि जमाली साहब इस दृष्टिकोण से असहमत है, वो उजैर को न मारने का सुझाव देते हैं। इसके बजाय वह उजैर के खिलाफ आतंकवाद विरोध केस दर्ज करने का प्रस्ताव देते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वह अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बिताए। उनका तर्क है कि अगर रहमान की मौत के बाद उजैर भी मर गया तो इससे उनकी राजनीतिक स्थिति खतरे में पड़ सकती है। जवारी साहब इस रणनीति से सहमत हो जाते हैं। इसलिए जैसे ही उजैर घर लौटता है, जमाली साहब उसे तुरंत दुबई जाने की सलाह देते हैं। वो उसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करने का वादा करते हैं, लेकिन उजैर मानने से इनकार कर देता है। हमजा उसे स्थिति की गंभीरता समझाते हुए मनाने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि उजैर, रेंजर्स यहाँ आएंगे और तुम मारे जाओगे, तुम्हें जाना ही होगा, तुम्हारे जाने के बाद मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। इसलिए उजैर सीधा दुबई के लिए निकल जाता है। हालांकि हमजा एक बार फिर दुबई अधिकारियों को खबर दे देता है। दुबई पुलिस इंस्पेक्टर उजैर को गिरफ्तार कर जेल में डाल देते हैं। इसका मतलब एक तीर से तीन निशाने। फिर एसपी चौधरी भी काम पर लग जाते हैं। कॉलेजों से कुछ छात्रों को उठाया जाता है और उन पर हथियार रख दिए जाते हैं। इन छात्रों में वह लड़का भी है जिसने रहमान डकैत को हथियार और गोला बारूद सप्लाई किया था। इसमें बलोच सरदारों का एक लड़का भी है जिनका हथियार बनाने का बड़ा कारोबार है। हमजा इस घटनाक्रम से खुश नहीं था। वह विरोध करता है कि बच्चों को नहीं मारा जाना चाहिए था। जमाली जवाब देता है कि अगर उसने पहले बताया होता तो क्या हमजा ऐसा होने देता। फिर वो घोषणा करता है कि हमें अब पाप की जरूरत नहीं है, हमें मुस्लिम अवाम पार्टी में शामिल होना चाहिए, हमें अब नवाज शफीक की पार्टी में शामिल होना चाहिए। लेकिन जमाली इस मामले को लेकर घबरा रहा था। वो पाप छोड़कर मुस्लिम पार्टी में कैसे शामिल हो सकता था। हमजा उससे कहता है कि तुम बस भाषण और अन्य औपचारिकताएं तैयार करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और एक और व्यक्ति एमएम पार्टी में शामिल होता है। हमजा के साथ ये कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति था
जिसने नकली नोट बनाकर पूरे भारत में फैलाए थे। वह हथियार बनाने वालों से मिलने भी जाता है, उन्हें हथियारों का ऑर्डर देता है और उनके बच्चे के लिए संवेदना व्यक्त करता है, ये कहते हुए कि इन लोगों की वजह से आपका मासूम बच्चा मारा गया। वह यह वादा भी करता है कि जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहूंगा। दूसरी जगह हम ये भी देखते हैं कि हमजा की पत्नी गर्भवती है। हमजा पिता बनने वाला था। एक अन्य दृश्य में हम देखते हैं कि 2400 आ गया है, जहां हम हमारे नरेंद्र मोदी जी को पद की शपथ लेते हुए देखते हैं और ये खबर मेजर इकबाल के घर पर चल रही थी, जहां उसके पिता ब्रिगेडियर जहांगीर उसे कोसते और गाली देते हैं, कहते हैं कि तुम इस बारे में कुछ नहीं कर पाओगे और तुम्हारी इच्छा के बावजूद वो बन गए हैं, है ना। अब देखो हमारे देश का क्या होता है। तभी हम देखते हैं कि बिग बॉस मेजर इकबाल को फोन करते हैं और हमजा के बारे में पूछते हैं। फिर हम मेजर इकबाल, हमजा और जमाल जमाली को बिग बॉस से मिलने जाते देखते हैं। फिल्म में खुलासा होता है कि बिग बॉस कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम है, जहां हम बिग बॉस को पूरी योजना समझाते हुए देखते हैं। सब कुछ कैसे होगा, भारत को घुटनों पर कैसे लाना है, और वे ये भी समझाते हैं कि 11,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश अब पहुंचने चाहिए। ये यूपी चुनावों से पहले पहुंचना चाहिए। हमारे देश के अंदर भी उनका एक हाई लेवल नेटवर्क है, वे उन सब के बारे में बताते हैं। नेटवर्क की हर जानकारी वहां साझा की जाती है। दाऊद इब्राहिम कहता है कि हम पंजाब में एक बार फिर आग भड़काना चाहते हैं। फिर वे पूछते हैं कि पंजाब को भड़काने से क्या हासिल होगा। तब मेजर इकबाल समझाता है कि हमजा से लेकर केरल तक और नक्सलियों तक हर राज्य में जो भी संगठन देश के खिलाफ है, इसी उन सबको फंड देती है और ये फंडिंग यहीं से आती है। बिग बॉस हम सबके माता पिता की तरह है। दाऊद कहता है कि पंजाब के लड़के जल्द ही यहाँ सौदे करने आएंगे, उन्हें यहाँ से माल दो, और ये माल पाकिस्तान में बहुत कम कीमत पर मिलता है, जिसे वे भारत में बहुत अधिक दामों पर बेचते हैं। इसके जरिए भारत का हर बच्चा नशेड़ी बन जाता है और उनके ही पैसों से हम उन पर हमला करते हैं। जब हमजा उन 5 लड़कों को लेने एयरपोर्ट गया तो उनमें से एक पिंडा था जो उसका बचपन का दोस्त था। तभी हमजा को अपने पुराने बचपन की हर एक बात याद आती है, जहां उसकी माँ, वह कोर्ट रूम का सीन जहां वह अपने दोस्त से कहता है कि मेरी बहन का ख्याल रखना। हमजा उससे मिलता है लेकिन वह भी हमजा को नहीं पहचानता और हमजा खुद को उजागर नहीं करता। वह जबरदस्त आत्मनियंत्रण बनाए रखता है। फिर हम देखते हैं कि मेजर इकबाल और सभी लोग एक जगह मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं, जहां झूर मिस्त्री भी आता है, जो कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति है जो 1999 के IC 814 हाईजैकिंग में शामिल था। वह भी वहां मौजूद है और वह इस पूरे ड्रग बिजनेस की देखरेख करता है। वहां सौदा तय होता है कि पंजाब के ये लड़के यहाँ से माल ले जाएंगे, वे इतनी बड़ी मात्रा में माल ले जाएंगे। जब हमजा पूछता है कि इतनी बड़ी मात्रा में माल कैसे ले जाया जाएगा, वह समझाता है कि हमारा हर जगह सेटअप है और ये पूरा कारोबार तुम्हारे और मेरे अस्तित्व से बहुत पहले से चल रहा है, यानी पुरानी सुरंगें हैं जिनका उपयोग वे इन सभी नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए करते हैं। फिर रात में हमजा के घर पर एक पार्टी आयोजित की जाती है, जहाँ उसका दोस्त पिंडा भी मौजूद है। वो कल जा रहा होगा। वहाँ हम देखते हैं कि हमजा की पत्नी उससे कहती है कि घर में बच्चे हैं, सब कुछ सावधानी से संभालना। हम देखते हैं कि हर कोई पार्टी में मग्न था, वे आपस में बात कर रहे थे। यहाँ SP जमाली हमजा को बताता है कि वे उजैर को भारत भेज रहे हैं। योजना ये है कि रास्ते में ही उस कमीने को खत्म कर दिया जाए। इसीलिए हमजा, तुम्हारे गैंग में अभी भी उसके कुछ वफादार लोग हैं, तुम अपने गैंग के सदस्यों को संभालो, मैं उसे एयरपोर्ट से उठाऊंगा और वहीं खत्म कर दूंगा। फिर हम पिंडा को बाथरूम के लिए पूछते हुए देखते हैं। हमजा उसे रास्ता दिखाता है लेकिन वो हमजा को अपने साथ ले जाता है। वो ड्रग्स करता है और हमजा को भी ऑफर करता है, लेकिन हमजा ड्रग्स नहीं करता। वो हमजा से पूछता है कि तुम यहाँ कब से हो। हमजा कहता है 2 साल से। फिर हमजा उससे पूछता है कि क्या तुम्हें घर की याद नहीं आती? तो जसकृत, क्या तुम इतनी जल्दी अपने परिवार को भूल गए? क्या तुम अपनी माँ और बहन को भूल गए? तभी जैसे जसकृत को झटका लगता है और पुरानी हर बात उसके सामने आ जाती है और फिर खेल पूरी तरह से पलट गया था। पिंडा को पहले ही पता चल गया था कि वो जसकृत है। पिंडा उससे कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, ये सब अपने देश मत ले जाओ, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। तब वह बताता है कि वो देश कभी हमारा था ही नहीं, मैं हमेशा अपना मकसद पूरा करूंगा। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं सुनता। ऊपर से हमजा को अपने सामने भूत दिखने लगते हैं। हमजा उससे कहता है कि आज तुम्हारा परिवार है। पिंडा कहता है तुम्हारी बहन से तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छी है, लेकिन तुम यहाँ ये सब कर रहे हो। उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। क्या तुम भारतीय एजेंट हो या क्या? वो पूरी ताकत से चिल्ला रहा था। दोनों के बीच एक बार फिर हाथापाई हो जाती है। हमजा उसे बार बार शांत करने की कोशिश करता है लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानता। हमजा के दिमाग में हर तरफ भूत दिख रहे थे। वो हमजा पर एक के बाद एक लगातार हमले करता है। फिर अचानक वो खुद ही गिर जाता है, उसके सिर बुरी तरह फट जाता है, उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जब हमजा बहुत देर तक बाहर नहीं आता तो आलम इस पर ध्यान देता है और बाथरूम की ओर बढ़ता है। आलम दरवाजा खटखटाता है और अंदर जाकर हमजा को पाता है। हमजा उसे सब कुछ बताता है जो अभी हुआ।
तब आलम उससे कहता है कि मेरा समय बस यहीं तक था। आलम कांच के टुकड़े से अपना चेहरा काट लेता है और हमजा से कहता है कि तुरंत यहाँ से भाग जाओ। फिर गोली चलने की आवाज गूंजती है। सभी लोग घबराकर उस दिशा में भागते हैं। फिर हम देखते हैं कि आलम ऐसा नाटक करता है जैसे उसने पिंडा को मार दिया है। दूसरी जगह एसपी के लोगों ने उसे पहले ही पकड़ लिया था और वे उससे कहते हैं कि तुम भारतीय जासूस हो और वे उससे सब कुछ कबूल करवाने की कोशिश करते हैं। हमजा गुस्से में बाहर आता है जैसे कि वो पूरी तरह नशे में हो और वो आलम को एक के बाद एक गोलियां मारता है और कहता है कि ये हमजा अली मजारी का घर है, तुमने यहाँ आकर मेरा केस खराब करने की कोशिश की। इस वजह से वो उस पर सारी गोलियां खाली कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जाते समय वह रिजवान से उन काफिरों को जलाने के लिए कहता है। जाते समय भी वह हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करता है। क्योंकि वे दोनों हिंदू थे और उसके अपने लोग थे, इसलिए उसने रिजवान से उन्हें जलाने के लिए कहा ताकि किसी को शक न हो। लेकिन एसपी को उस पर शक होना ही था। पहले ही दिन से उसे हमजा पर संदेह था। उसका एक अधिकारी भी कहता है, हाँ सर, मुझे भी लगता है कि हमजा बिना सोचे समझे ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये विचार कि हमजा ने उसे नशे की हालत में मार दिया बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं था। तब एसपी कहता है कि हमजा पहले आलम की दुकान पर काम करता था, फिर वो रहमान से मिला, फिर धीरे धीरे वो इतना ऊपर आ गया है। अगर आलम उनसे जुड़ा था तो हमजा भी किसी न किसी तरह उनसे जुड़ा ही होगा। मुझे पहले दिन से ही उस पर शक था। उसकी पूरी जांच करो क्योंकि हमजा इतना ऊपर पहुंच गया है कि हम उसके घर की तलाशी यूं ही नहीं ले सकते। बिना ठोस सबूत के उसके खिलाफ कोई वारंट जारी नहीं होगा। दूसरी तरफ आलीना ऊपर से ये सारी बातें सुन रही है। आलीना भी अपने ही घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है। हमजा की हर एक गुप्त चीज ढूंढने की कोशिश करती है। वहीं उसे वह डायरी भी मिलती है और नीचे आते समय वो बोतल टूट जाती है और उसके टूटने से रंग पूरी डायरी पर फैल जाता है और धीरे धीरे एक एक करके नाम सामने आने लगते हैं। आलीना को अब पता चल गया था कि उसका पति एक भारतीय एजेंट है जो अंडरकवर काम कर रहा है। लेकिन आलम की दुकान पर उन लोगों को कोई सबूत नहीं मिलता। आलीना को हमजा की सच्चाई पता चल जाती है और वो सीधे उससे मुकाबला करती है। वो उससे कहती है कि तुम एक भारतीय एजेंट हो, तुम हमारे देश के लिए खतरा हो और इतने समय से तुम मेरे साथ नाटक कर रहे थे। लेकिन हमजा उसे बताता है कि मैं तुम्हारे देश के आम लोगों के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। भारत कभी भी सामान्य पाकिस्तानियों के खिलाफ नहीं होता। हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो हर जगह आतंक फैलाते हैं, क्योंकि भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी वे तुम्हारे ही लोगों को मारते हैं जिन्हें तुम अपना कहते हो। वह एक एक करके नाम गिनाता है और कहता है कि इन लोगों ने भारत और पाकिस्तान दोनों में समान रूप से आतंक फैलाया है और मैं इन लोगों को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं रहने दूंगा। अब तुम मुझे बताओ आलीना, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा है तो ठीक है, अगर नहीं तो तुम बाहर जाकर सबको बता सकती हो कि मैं वास्तव में कौन हूँ। तब आलीना कहती है कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। साथ ही वह उसे ये भी बताती है कि एसपी असलम को पहले ही तुम पर शक हो गया है, वो तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। हमजा सीधे उस व्यक्ति के पास जाता है जो हथियार बनाता था और उसे बताता है कि एसपी असलम वही है जिसने तुम्हारे पोते को मारा है, इसलिए तुम्हें उससे बदला लेना होगा। मैं तुम्हें इसका पूरा मौका दूंगा। वह मान जाता है और वे एक मानव बम तैयार करते हैं जो एक वाहन लेकर एसपी असलम की कार से टकरा जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। वही दिन चुना गया था जब उजैर को पाकिस्तान लाया जाना था। हमजा एसपी को फोन करता है और उससे कहता है कि उजैर को दूसरे पुल से लाओ, वरना उसके समर्थित बलोच लोग वहाँ तैयार बैठे होंगे, इसलिए ये रास्ता आपके लिए बहुत सुरक्षित रहेगा। एसपी तब अपने भरोसेमंद आदमी से उजैर को लाने के लिए कहता है। मैं हमजा से मिलने जाऊंगा क्योंकि वो जानता था कि हमजा ने अपनी फील्डिंग लगा रखी है। अगर वो उस रास्ते से उजैर को लेने गया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन हमजा ने कुछ बिल्कुल अलग सोचा था। इसी ऑफिस के लोग ही हमजा को सूचना देते हैं कि एसपी असलम तुम्हारे घर की तरफ आ रहा है, क्योंकि हमजा ने अपना आदमी आईसी संगठन के अंदर बैठा रखा था। उसे पता था कि एसपी असलम उसके घर की तरफ आ रहा है। वह एसपी असलम को फोन करता है और उससे पूछता है कि आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। एसपी उससे कहता है कि तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा, कोई तुम्हें लेने आ रहा है। वह अभी ये कह ही रहा था कि वो वाहन उसके पास आता है और पूरी ताकत से उससे टकरा जाता है। एसपी असलम वही मौके पर ही खत्म हो जाता है। एसपी असलम का अध्याय समाप्त हो जाता है। दूसरी जगह उजैर को पाकिस्तानी जेल लाया जाता है, जहां हमजा उजैर से मिलता है और उसे बताता है कि तुम जेल में रहो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मैं बाहर से सब इंतजाम कर दूंगा। हम देखते हैं कि उजैर को 12 साल जेल की सजा हुई है। यहाँ हमजा जेलर से कहता है कि मेरे भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, तुम्हें हमेशा पैसे मिलते रहेंगे। फिर हमें पॉक में की गई सर्जिकल स्ट्राइक दिखाई जाती है जो भारत द्वारा की गई थी। फिर हम देखते हैं कि अजय सान्याल जसकृत से मिलते हैं। वे लोग एक गुप्त स्थान पर मिलते हैं। वहाँ
वहाँ जसकृत उन्हें बताता है कि आलम के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। जसकृत उन्हें सारी जानकारी देता है। वहाँ अजय सान्याल कहते हैं कि 11,000 करोड़ रुपए की नकली मुद्रा नेपाल के रास्ते पहले ही प्रवेश कर चुकी है। तब जसकृत कहता है कि और 60 करोड़ प्रवेश करने वाले हैं। ये दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क है और इसका इस्तेमाल यूपी चुनावों में किया जाएगा। अजय सान्याल हमजा से कहते हैं कि हमजा अब तुम कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हो, उन्हें एक एक करके खत्म कर दो। हमजा जो इतने लंबे समय से उन्हें एक एक करके खत्म करने का इंतजार कर रहा था, वे इतनी नकली मुद्रा को नहीं रोक पाएंगे। दूसरी जगह नकली नोट पहले ही छप चुके थे। फिर हम देखते हैं कि अजय सान्याल कहते हैं कि ऑपरेशन फ्री लाइफ खोलने का समय आ गया है। फिर हम मोदी जी का वही भाषण देखते हैं जहां वे घोषणा करते हैं कि आज से भारत में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद है। वे सिर्फ कागज के टुकड़े रह जाएंगे और आपको ये नोट बैंक में जमा करने होंगे। आपको नए नोट मिलेंगे। ये इसी मास्टर स्ट्रोक के लिए किया गया था। और फिर हम देखते हैं कि खगानी पूरी तरह पागल हो गया था। उसने दाऊद के लिए 60 करोड़ रुपए के नोट छापे थे जो अब किसी काम के नहीं है। वो मेजर इकबाल को फोन करता है लेकिन कॉल कट जाता है। मेजर इकबाल फोन नहीं उठाता। फिर वो हमजा को फोन करता है। हमजा कहता है मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। फिर आगे क्या हुआ? उसे खगानी से मिलना था और अपना खेल खेलना था। हमजा उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। एक खत्म हो गया। एक के बाद एक हमजा अपने लोगों को भेजता है और हर एक आतंकवादी को ढेर कर देता है। उनमें से हर एक भारत में किसी न किसी नरसंहार के लिए जिम्मेदार था। एक एक करके हर जगह से खबरें आती हैं और अजय सान्याल के पास समय समय पर फोटो पहुंचते हैं कि आतंकवादी खत्म किए जा रहे हैं। ये किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जो कोई और नहीं बल्कि हमजा अली मजारी उर्फ जसकृत सिंह रांगी। फिर हमें संजय कुमार दिखाए जाते हैं जो पंजाब के एसपी हैं। उन्हें बताया जाता है कि आतिफ अहमद ये सभी नोट ले जा रहा है और इन्हें पूरे यूपी में फैलाएगा। इसलिए आतिफ अहमद को भी जेल में डाल दिया जाता है। फिर बारी आती है ज़हूर मिस्त्री की जो IC 814 के लिए जिम्मेदार था। उसे मारते समय हम देखते हैं कि अजय सान्याल को वीडियो कॉल किया जाता है और वो वही शब्द बोलता है, तुमने एक बार मुझसे कहा था कि अपनी पूरी ताकत लगाकर कोशिश कर लो, जितना नुकसान कर सकते हो कर लो। हिंदू बहुत कायर कौम है। तुम्हें पता चल गया कि हमने अपनी पूरी ताकत से कोशिश नहीं की थी और जिन हिंदुओं को तुम कायर कौम कह रहे थे आज वही कौम तुम्हारे सामने खड़ी। फिर हमजा उस पर बंदूक तान देता है। अजय उस तरह से बोलने से मना कर देता है क्योंकि उसने उस दिन एक विशिष्ट कार्य पूरा नहीं किया था। वो गर्व के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है। फिर हमजा उसे गोली मारकर मार देता है। इस तरह भारतीय अपना बदला लेते हैं। जब ये सब हो रहा था वह अज्ञात व्यक्ति व्यवस्थित रूप से एक एक करके सभी को खत्म कर रहा था। फिर दाऊद इकबाल को फोन करता है और इकबाल हमजा से संपर्क करता है और उसे बताता है कि उन्हें दाऊद साहब से तुरंत मिलना है। जब वो दाऊद से मिलने जाता है तो वो अपने साथ एक जहर ले जाता है जिसे दीर 2 नाम के एक संपर्क के माध्यम से विशेष रूप से विकसित किया गया है और ये जहर त्वचा के माध्यम से सोखने पर काम करता है। एक बार जब ये त्वचा में प्रवेश कर जाता है तो ये फेफड़ों और अन्य महत्वपूर्ण अंगों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। उसने पट्टियां बैंडेज लगाई हुई थी और इसे अपने साथ ले गया था ये योजना बनाकर कि आज वो दाऊद का खेल हमेशा के लिए खत्म कर देगा। वो इसे अपने साथ ले जाता है और दाऊद वहाँ पूरी योजना बनाने के लिए जाता है। और उसी समय बाबरी मस्जिद के संबंध में फैसला भी आ गया था जिसमें कहा गया था कि वहाँ राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। अब दाऊद आग बबूला हो जाता है और घोषणा करता है कि भारत को तुरंत सबक सिखाया जाना चाहिए। एक एक करके हम हर मुजाहिदीन को भारत भेजेंगे। हम भारत को पूरी तरह तबाह कर देंगे। तब मेजर इकबाल कहता है कि सभी हथियार आपको मुरीद के में पहुंचा दिए जाने चाहिए और वहां से इसे पूरे भारत में फैलाया जाएगा। भारत में एक बहुत बड़ा धमाका होगा। हमजा फिर वहां से घर लौटता है और अलीना को एक पासपोर्ट देता है। पासपोर्ट सौंपने के बाद वो उसे बताता है कि कल वो इतना महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहा है, वो वापस आएगा। लौटने के बाद हम तीनों यहाँ से चले जाएंगे, तुम ये पासपोर्ट अपने पास रखो। और हमजा उस समय घर के ठीक बाहर होता है। उसकी पत्नी उसे कसकर पकड़ लेती है और ये सब बाहर से एसपी के विशेष अधिकारी द्वारा देखा जा रहा था। वो ध्यान देता है कि अलीना को निश्चित रूप से इस सब के बारे में कुछ पता होगा। एक तरफ हमजा जाकर सभी बंदूकों और हथियारों को तैयार करता है क्योंकि कल उसे मेजर इकबाल को खत्म करना है। वह सभी बंदूकें और हथियार तैयार कर लेता है। मुरीद के में वो जगह जहां वो उन्हें पैसों के बदले बदलेगा और वहीं उसकी योजना मेजर इकबाल को पूरी तरह खत्म करने की है। दूसरी जगह हम देखते हैं कि एसपी का पुलिस अधिकारी घर में घुसता है और अलीना के बच्चे पर बंदूक तान देता है और अलीना से पूछता है कि वास्तव में ये व्यक्ति कौन है। हमजा अली मजारी एक भारतीय एजेंट है। अगर तुम सच बताओगी तो तुम्हारी बेटी बच जाएगी, वरना तुम्हारी बेटी को नहीं बख्शा जाएगा। तब एक माँ क्या कर सकती थी? उसे अपने पति की सच्चाई बतानी पड़ी। और फिर क्या हुआ? एसपी का वो भ्रष्ट आदमी मेजर इकबाल को सब कुछ बता देता है कि हमजा भारत से जुड़ा है, मतलब वो एक भारतीय एजेंट है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आगे क्या होता है। इसलिए मेजर इकबाल अपनी पूरी योजना तैयार करता है कि वे हमजा को कैसे खत्म करेगा और वो उस पर क्रोधित भी है क्योंकि एक एक करके हमजा ने उसकी पूरी सेना को नष्ट कर दिया था। वह उसके गले में लिपटा एक सांप था। अगले दिन हमजा सभी हथियार और गोला
बारूद लेकर उनसे मिलने जाता है और मेजर इकबाल अन्य आतंकवादियों के साथ वहां मौजूद था। वह उनसे मिलता है और पैसा भी ट्रांसफर हो जाता है। रिजवान को गेट पर ही रोक दिया जाता है और पैसा नकली था। रिजवान को पहले ही एहसास हो गया था कि हमजा के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। वे सब उसे घेर लेते हैं और मेजर इकबाल उस पर हंसता है और कहता है, क्या तुम जानते हो कि किसी भी हमले के दौरान, चाहे वो 26/11 का हमला हो या कोई अन्य बड़ा हमला, मैं हमेशा हैंडलर के साथ फोन पर क्यों रहता हूँ? तुम्हें उनका मार्गदर्शन करना होता है। तब मेजर इकबाल कहता है, नहीं, मुझे काफिरों की चीखें सुनने में मजा आता है। वो मुस्कुराता है और उठता है, हमजा की ओर बढ़ता है और हमजा के सीने में खंजर घोंप देता है। हमजा गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन हमजा मुस्कुराता है, किसी तरह खुद को और अधिक चाकू मारता है और कहता है कि मुझे भी तुम्हारे जैसे लोगों की चीखें सुनने में मजा आता है और तुम्हारा समय अब समाप्त हो गया है। तब खेल हमारे सामने खुलता है। आपको वो हथियार डीलर याद होगा जिसके पास वो जाता है और कहता है कि अगर मैं उन लोगों को एक छत के नीचे ले आऊं जो तुम्हारे पोते और उन सभी ग्रामीणों की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं, तो तुम उनके साथ क्या करोगे? वह घोषणा करता है कि मैं उन्हें पूरी तरह खत्म कर दूंगा। उसका पहले से ही ऐसे लोगों के साथ पुराना हिसाब चुकता करना बाकी था। तो आगे क्या हुआ? बाहर हम उनके गुर्गों को तैनात होते हुए देखते हैं और उन्होंने ऐसी पोशाक पहनी हुई है जिससे वे स्थानीय पुलिस बल की तरह दिखे। इस तरह आईएसआई के स्थानीय गिरोहों को उन पर संदेह भी नहीं होगा। लोग मान लेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है वो आईएसआई और रेंजर्स के बीच है और हथियारों के बक्सों के अंदर बम लगाए गए हैं। रिजवान को एक सटीक पूर्व निर्धारित समय पर वो ट्रिगर दबाना था, चाहे हमजा अंदर हो या न हो। वो कहता है कि वे किसी भी तरह इसे संभाल लेगा। बटन दब जाता है, फिर बूम, इतना बड़ा धमाका होता है कि हर तरफ सब कुछ फट जाता है। हमजा और अन्य लोग घायल हो जाते हैं। उस विस्फोट के बाद हमजा किसी तरह खुद को संभालता है और उठता है और पहले उन 2 आतंकवादियों को खत्म करता है। फिर मेजर इकबाल के साथ आमने सामने की लड़ाई होती है। वह किसी तरह मेजर इकबाल को घायल करने में सफल हो जाता है, लेकिन हमारा शेर भी गंभीर रूप से घायल था। फिर मेजर इकबाल बाहर जाता है, वो भी उसके पीछे बाहर निकलता है। उन दोनों के बीच गोलियां भी चलती है, लेकिन मेजर इकबाल हमारे शेर को कभी कैसे हरा सकता था? वह वहाँ से कायर की तरह भागने लगता है। वह पीछे से हमारे शेर पर हमला करता रहता है, लेकिन अंततः हम देखते हैं कि वह मेजर इकबाल को पूरी तरह खत्म करने में सफल हो जाता है। वह उसे पेट्रोल टैंक में फेंक देता है और पूरे टैंक को उड़ा देता है। मेजर इकबाल का खेल भी खत्म हो गया। आखिरी बार वो अलीना को फोन करता है और प्यार से कहता है कि बस मेरा नाम पुकारो। वो उसे हमजा कहती है। तब हमजा कहता है कि मेरा असली नाम जसकृत सिंह रांगी है। फिर हमजा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। उसके बाद पुलिस उसे इतना प्रताड़ित करती है और उससे ये कबूल करवाने की कोशिश करती है कि उसने ये सब किया है, कि ये सब भारत की करतूत है। और दूसरी जगह एक नया आईएसआई अधिकारी आया था, लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद अहमद, जो उनसे कहता है कि उसे इतना प्रताड़ित करो कि वो कबूल कर ले कि उसने सब कुछ किया है, कि उसने हमारे इतने सारे लोगों को मारा है और मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को बेनकाब करूंगा। तभी हम देखते हैं कि उसे अजय सान्याल का फोन आता है और सान्याल कहता है, कैसे हो अहमद? तुम्हारे पास मेरा एक लड़का है, उसे जल्द ही तुम्हारी हिरासत से निकलना होगा। आज भोर होने से पहले तुम्हें उसे मार्गला हिल्स के पास छोड़ना होगा। वहाँ से एक प्राइवेट जेट रवाना होगा। तुम्हें उसे वहाँ सुरक्षित रूप से सवार करना होगा। वह वहाँ से निकल जाएगा। तब वो पूछता है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मैं आज भारत को पूरी तरह बेनकाब करने जा रहा हूँ। सान्याल कहता है कि वो ज्यादा बात करने वाला आदमी नहीं है। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। 3 महीने पहले एक वरिष्ठ आईएसआई अधिकारी ने इजरायली संपर्कों से मुलाकात की और उन्हें परमाणु हथियारों से संबंधित कुछ बेचा, जो पाकिस्तान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम दुश्मन देशों से हाथ मिलाते हो तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अपने लोग तुम्हें बख्श देंगे? वे तुम्हें जिंदा जला देंगे और तुम्हारी पत्नी और बच्चों को भी। मुझे और बोलने पर मजबूर मत करो और ये सारी खबर बहुत जल्द बाहर आ जाएगी। मैं तुम्हें तस्वीरें भी भेज दूंगा। अगर मेरा लड़का आज सुबह तक उस स्थान पर नहीं पहुंचा जहां मैंने उसे पहुंचाने का निर्देश दिया है, तो फिर आगे क्या होगा? उसे हमजा को जाने देना पड़ता है। लेकिन वो कहता है कि सर, ये खबर पहले ही फैल चुकी है। हर जगह यह पता चल गया है कि एक भारतीय एजेंट पकड़ा गया है। फिर हम हमजा को ये कहते हुए देखते हैं कि मैंने उजैर को इसी दिन के लिए बचा कर रखा था। तो अब आप खेल समझ गए कि हमजा ने उजैर को जिंदा क्यों रखा था। आज वही आरोप उजैर पर लगाया जाएगा और उसे जनता के सामने भारतीय एजेंट के रूप में पेश किया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि हमजा को मार्गला हिल्स के पास छोड़ दिया जाता है। उसका शरीर खून से पूरी तरह लथपथ था। फिर वो थोड़ी दूर चलता है, एक कार आकर रुकती है, दरवाजा खुलता है, वो कार के अंदर जाकर बैठ जाता है और जब वो देखता है कि उसके बगल में कौन बैठा है, उसके बगल में कोई और नहीं बल्कि जमाल है। ये खुद जमाल है और ये देखकर वो हैरान रह जाता है। जब जसकृत को पाकिस्तान भेजा गया था तो अजय सान्याल ने कहा था कि हमारा एक एसेट संपत्ति है जो वहाँ बहुत लंबे समय से है, लेकिन वो शायद तुमसे कभी नहीं मिलेगा। तुम शायद उसके बारे में कभी कुछ
कुछ जान भी नहीं पाओगे, लेकिन पर्दे के पीछे से वह तुम्हारी मदद करता रहेगा। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जमील जमाली है। जहां हम देखते हैं कि जमील जमाली हर बार हमजा के साथ साये की तरह था और वो हमजा को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। और हर खबर वह 45 साल से भारतीयों को भेज रहा था। 45 साल तक वह भारत के एजेंट के रूप में पाकिस्तान में था। उसका काम बिल्कुल यही था कि उसे पाकिस्तान की राजनीति में प्रवेश करना था। ये पूरी कहानी सुनकर जसकृत पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। फिर वो बस अलीना और उसके बच्चे के बारे में पूछता है। तब जमाली कहता है कि वे यही हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें भूलना होगा। ये तुम्हारे लिए और उनके लिए भी बेहतर है। जसकृत बस इतना कहता है कि मुझे केवल एक ही पछतावा है, मैं दाऊद को नहीं मार सका। तब जमाली मुस्कुराता है और उसे एक तस्वीर दिखाता है जहाँ दाऊद की बहुत युवा पीढ़ी की तस्वीरें थी। जमाली भी उस समय युवा था। उसके साथ हम मेजर इकबाल को भी देखते हैं। वो सिलिकॉन जहर जो हमजा ने मिलने जाने से पहले अपने हाथ पर लगाया था, जमाली भी वही सिलिकॉन जहर लगा के गया था और उसने इसे दाऊद के हाथ पर भी लगाया था। इसीलिए दाऊद आज मारा गया है। दाऊद के बारे में वह कहता है कि उसे एक बार में क्यों मारना, उसे धीरे धीरे मारना है, उसे तड़पाना है। जमाल असली जासूस निकला भाई। ये आखिरी दृश्य इतना बड़ा मोड़ था। इस सीन को देखने के बाद थिएटर में सीटियां बजने लगी। फिर जसकृत वहां से उड़ान भरता है और भारत आता है। भारत पहुंचने के बाद वह अजय सान्याल से मिलने के बाद सान्याल उसे समझाते हैं कि तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सब कुछ भूलना होगा। आज तुम्हारी नई शुरुआत है, तुम किसी से नहीं मिल सकते। फिर हम जसकृत को अलीना और अपने बच्चे की तस्वीर जलाते हुए देखते हैं। अधिकारी सर को सूचित करते हैं कि एसिड गायब हो गया है। जसकृत उस कमरे से गायब हो जाता है। उसने ट्रेन पकड़ी थी और अपने परिवार से मिलने पठानकोट पहुंच गया था। लेकिन जब वो पहुंचता है और देखता है तो उसका परिवार स्पष्ट रूप से उसके बिना ही अस्तित्व में था। उन्होंने खुद को संभाल लिया था। वे एक दिन जरिया में बस गए थे। अगर जसकृत फिर से वापस लौटता तो इससे उनके जीवन में उथल पुथल मच जाती, क्योंकि सवाल पूछे जाते कि वो वापस कैसे आया। पुराने केस फिर से खुल जाते, पुराने से उजागर हो जाते। लेकिन जसकृत ने खुद ही लौट जाना बेहतर समझा। यहीं पर फिल्म कटती है और यहीं पूरी धुरंधर 2 फिल्म समाप्त होती है। फिर हमें अंत में जसकृत की क्रूड ट्रेनिंग दिखाई जाती है, जहां जसकृत को मुस्लिम बनना सिखाया जाता है, उसे खतना के बारे में सिखाया जाता है, उसे कई भाषाएं सिखाई जाती है, उसे लोगों से प्यार करना सिखाया जाता है और असली ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें बलिदान शामिल होता है, उस तरह की जो पैरा SF के जवान लेते हैं। जसकृत ने पूरी ट्रेनिंग ली थी और रिजवान ने भी उसके साथ ट्रेनिंग ली थी। इसी के साथ धुरंधर 2 फिल्म का स्पष्टीकरण समाप्त होता है। आपको ये कैसा लगा है? मैं बस आप सभी से अनुरोध करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे हर वीडियो को देखें और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें।